जीएस के हार्ड चैलेंज के 11th डे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस का दूसरा लेक्चर या दूसरी क्विज कह सकते हो आप। इसमें आज हम 10 प्लस एक क्वेश्चन जो हमारा बोनस का क्वेश्चन है वो मैं कभी कभी लेके आता हूँ, तो हम 11 क्वेश्चन ही करने वाले हैं 11th डे में 11 क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है GS 75 डेज हार्ड चैलेंज उसको विजिट कीजिए और एक एक करके आप उस प्लेलिस्ट को अगर आप घूमते फिरते भी अगर सुनेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आप नोट्स बनाएंगे तब तो आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक टाइम पे आपके बहुत सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। भाई कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन। देखो, मेनली एनर्जी से रिलेटेड आपको ये दो प्रोसेस याद रखनी है। इस प्रोसेस में एनर्जी मतलब रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसका नाम ही प्रकाश संश्लेषण है, तो वो सोलर एनर्जी को यूज करके ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली उसका जो इक्वेशन है वो नहीं बता रहा, आपको इतना पता होगा, जहां आगे जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के बारे में वहां पे मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं और सांस लेते हैं जब ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी लंग्स में, फिर वो ब्रोंचिटीज से होते हुए लास्ट में जो हमारी गैसियस एक्सचेंज जो साइट है वो है एल्वियोली। एल्वियोली वहां से हमारे ब्लड के जो वेसल्स हैं आपके, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है कि हमारा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमें क्या बोलते हैं ना, इनहेलेशन में तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो एक्सहेलेशन के लिए जो ब्लड है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलीज को दे देता है और वही आपके एल्वियोली से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ले लेता है। मतलब ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के अंदर पहुंचा देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स तक पहुंचा के हमारे नाक के थ्रू बाहर छोड़वा देता है। उस दौरान देखो, मैं इतना लंबा प्रोसेस बता दिया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। उस दौरान जो हमारा ऑक्सीजन अंदर गई है वो फूड ऑक्सीडेशन करता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड ऑक्सीडेशन से आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होने के बाद आपकी बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचती है ताकि आपकी बॉडी काम कर सके। तो अब आपको पता चला कि एनर्जी रिलीज हुई एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और आपकी बॉडी काम कर पाई। आई होप मैंने ये इतनी सारी चीजें बताई आपको समझ आई होंगी, आपने नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स लिविंग द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज। जो पेड़ों के तनों में रहने वाले जीवों को किस रूप में जाना जाता है? एर्बोरियल, वोलेंट, एम्फीबियस, एक्वेटिक। अब देखो, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। बाकी अगर आपके इंग्लिश भी अगर अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर अच्छे से लगा सकते हो। अर्बोरियल, जो भाई वेजिटेशन में या फिर ये पेड़ पौधों में जो आसपास रहते हैं या उनमें रहते हैं उनको बोलते हैं अर्बोरियल। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अर्बोरियल। एक्वेटिक और एम्फीबियंस तो आपको पता है, एम्फीबियंस तो वो होते हैं, हिंदी में उभयचर बोलते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एक्वेटिक जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, वो लैंड उड़ने वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर बी एन। मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी तो एन है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो आपका एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। अब बोलोगे एसी क्या है? एसी है आपका अल्टरनेटिंग करंट और डीसी क्या है? आपका डायरेक्ट करंट।
और अब मैं पूरा स्ट्रक्चर तो आपको नहीं बताऊंगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है। उसमें हाफ साइकिल्स होते हैं। जैसे एक हाफ साइकिल आपका आउटपुट देता है एन, और फुल वेव में मतलब हाफ वेव में क्या होता है, एन ही आउटपुट होता है। फुल वेव में क्या होता है, दो हाफ साइकिल होते हैं, तो एक हाफ साइकिल देता है एन आउटपुट, दूसरा भी देता है एन आउटपुट, तो दोनों मिलके कितना आउटपुट देंगे, 2n। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2n। तो फुल वेव आपका रेक्टिफायर, उसमें एन फ्रीक्वेंसी हमने डाली अल्टरनेटिंग करंट की, तो हमें 2n डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी मिली। ठीक है। अगर जिनको समझ नहीं आया पिछला क्वेश्चन तो आपको आप याद रख लीजिए, उसको रट लीजिए। क्या अगर साइंस का एक टॉपिक है वो तो जिसने पढ़ा होगा डेफिनेटली वही समझ पाया होगा, अदरवाइज आप याद कर लीजिए। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड। अब इन्होंने बोला है कि जो हीट ट्रांसफर है हमने हॉरिजॉन्टली बताना है कि कैसे ट्रांसफर होती है। हीट आपका अलग अलग तरीके से ट्रांसफर होती है, सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग, गैसियस में अलग, विदाउट मीडियम अलग। देखो इस चीज़ के लिए आई रिकमेंड यू ऑल, मैंने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू कर रखी है जो कि 6th क्लास की मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, 7th की कंप्लीट करवा चुका हूँ, और अभी रिसेंटली मैं 8th की शुरू करने वाला हूँ। वो मैंने इसलिए शुरू किया है कि वो एक आसान रास्ता है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन आसान रास्ता है। अगर आप साथ के साथ अगर उसको भी रिवाइज करते रहेंगे तो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप एसएससी का देने वाले हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट एग्जाम का, तो आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। आई रिकमेंड यू। ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर वो क्लास देखी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अगर हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली अगर आपसे पूछा है तो इसका आंसर होगा एडवेक्शन। अगर वर्टिकली पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। विदाउट मीडियम पूछा है तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। आपका सॉलिड में पूछा है तो हो जाएगा कंडक्शन। ठीक, तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए। ठीक है, ये एडवेक्शन। नॉइज इज मेजर्ड इन, शोर किस में मापा जाता है, वॉट, रैम, सेंटीग्रेड, डेसिबल। ये टेम्परेचर के लिए, ये पावर के लिए है। ठीक है, डेसिबल के नॉइज के लिए है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल भाई जो भी आपकी साउंड वेव्स हैं उनको उनके कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रही हैं, तो उस चीज़ को मापा जाता है डेसिबल में। आपने जनरली देखो ये ऐसे में लिखा जाता है डीबी। ठीक है, छोटा डी बड़ा बी। तो ये आपने जैसे क्रिकेट मैच में भी जनरली ऐसे दिखाते होते हैं कि भाई किसी ने भाई एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, लास्ट बॉल पे 6 मार दिया, या किसी ने सेंचुरी बना दी। ठीक है, कोई अच्छा प्लेयर है वो आ रहा है तो उसमें शोर मीटर दिखाते हैं। शोर मीटर आपने जनरली देखा होगा आजकल, तो उसमें 120 डेसिबल ऐसे ऐसे करके आता है, तो वो शोर मीटर किस में मापा जाता है, डेसिबल में। तो आप अगर आप इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ों क्वेश्चन के आंसर आप ऐसे ही कर सकते हो। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, आप मूवीज वगैरह में देखते होगे कोई पुरानी सुनसान किसी हवेली में जाते हैं तो आपको बहुत सारे बैट्स वहाँ दिखाई देंगे अंधेरे में, तो उनको वो रहते ही अंधेरे में। ठीक है, लेकिन अब कोई बोले कि भाई अंधेरे में रहते हैं उनको कैसे दिखता है, वो कैसे उड़ते हैं, कैसे वो सारे काम कर पाते हैं, अपना शिकार कैसे कर पाते हैं, तो उसका आंसर है दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। उनके पास एक नेचुरल सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम, सोनार क्या होता है, ये वैसे जैसे शिप्स भी जो अपने, या आप बोलो कि पनडुब्बी होती हैं, ठीक है, वो भी सोनार सिस्टम यूज करती हैं। सोनार सिस्टम क्या होता है, साउंड वेव, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, एसओ मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वो इसको क्या बोलते हैं, बैट के लिए एक स्पेशली टर्म है इकोलोकेशन। वो इकोलोकेशन मतलब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेज के सामने भेजेंगे। मान लो यहाँ पे अंधेरे में कोई वो है, मच्छर है फॉर एग्जांपल, और बैट यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे यूं करके। अब वो क्या करेगा, यहाँ भेजेगा अंधेरे में, उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, वो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेगा जो कि बहुत फास्ट होती हैं, वो टकराएंगी और वापस इसको आ जाएंगी, उसको पता चल जाएगा यहाँ बीच में कुछ है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत जो भी चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, उससे उसका आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, तो वो तुरंत वहाँ जाएगा और उसको पकड़ लेगा। बाकी उस बेचारे प्रे को कुछ नहीं दिखाई देगा अंधेरे में, और वो इतना उसका शिकार कर लेगा। या फिर वो कहीं इधर उधर जाना होगा तो भी वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इकोलोकेशन द्वारा फाइंड आउट कर लेगा।
What changes will happen to a ball of ice and water kept at exactly 0 डिग्री सेल्सियस? ये कह रहे हैं कि हमने फ्रीजर में 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा है एग्जैक्टली उसमें हमने क्या करा, वो ये फ्रीजर रखा है, उसमें हमने एक कटोरी में तो ले ली एक बर्फ का गोला, ठीक है, और एक कटोरी में ले लिया पानी, ठीक, रख दिया हमने। अब होगा क्या, आइस मेल्ट हो जाएगी सारा पानी बर्फ बन जाएगा, या कुछ नहीं होगा, या कुछ ही आइस आपकी मेल्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी दोनों पानी की दोनों स्टेट्स पॉसिबल हैं। सॉलिड स्टेट मतलब आइस, लिक्विड स्टेट मतलब वाटर, दोनों ही आपकी पॉसिबल हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब दोनों ही चीज़ मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई हैं, तो अगर मैं बोलूं कि कुछ भी नहीं होगा, अगर मान लो एक ही वेसल में रख दूं मैं इनको, ये तो मैंने अलग अलग में बता दिया, तो अगर इनको मैं एक ही वेसल में रखूं, मैंने पानी रख दिया और ये बॉल रख दी, आइस बॉल। अब जितनी ये आइस पिघल रही है उतना ही ये पानी आइस बन रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि 0 डिग्री पे मैंने अभी बताया कि दोनों स्टेट्स आपकी एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जितना बर्फ पानी बन रहा है उतना ही पानी बर्फ भी बन रहा है। सो एग्जैक्टली क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज विल हैपन, क्योंकि इसमें कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, जितना हीट की ज़रूरत पड़ रही है वो कहीं ना कहीं कंजर्व हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, यह तो आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि भाई मैप बनाने की कला को क्या कहते हैं, या विज्ञान को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। हिंदी में भी अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा, मानचित्र कला, तो कार्टोग्राफी बोलते हैं। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी प्लेट्स बिकॉज दे आर, देखो सिल्वर को हम डिनोट करते हैं एजी से, हैलाइड्स मतलब हेलोजन से हैलाइड बना है। हेलोजन क्या होते हैं आपके, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये इस तरह से आपकी ये हैलाइड्स होते हैं, और भी हैं, ठीक। तो जैसे AGBR बहुत ही सेंसिटिव एक वो बना देते फिल्म, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, जो हमारी लाइट होती है, लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं फोटोन्स, और वो फोटोन्स यहाँ पर जाते हैं, मतलब टकराते हैं इनसे सिल्वर हैलाइड से। तो जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, हैलाइड तो मतलब पूरी ये सारे हैलोजन है, तो इनके लिए यूज़ है, कोई भी AgI भी हो सकता है, AgCl भी हो सकता है, ये सिल्वर हैलाइड हैं। अगर इनको मैं पूरी इनकी अगर जाति बताऊं कि हाँ भाई सिल्वर हैलाइड है, लेकिन पर्टिकुलरली ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड ऐसे हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का मैंने एग्जाम्पल लिया, फोटोन जाके टकराते हैं तो वो क्या है, रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस्ड हो जाता है जैसे सिल्वर हैलाइड, और वो अपना एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर उसका इम्प्रेशन आ जाता है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिनको नहीं पता है, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उनको समझने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है, अगर आप बार बार देख के समझ पाते हो तो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। और जितना समझ के याद करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपके काम आएंगी एग्जाम में। मान लो हेलोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको पता रहेगा कि हेलोजन क्या होते हैं, ठीक। तो रिड्यूस्ड बाय लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा इथाइल लेड, TEL बोलते हैं उसको, वो क्या है? कैटालिस्ट है जो कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल में यूज होता है, या एक एंटीऑक्सीडेंट है, या एक रिडक्टेंट है, या एक एंटी नोक कंपाउंड है? देखो इसका आंसर है एंटी नोक कंपाउंड है। जो हमारी गैसोलीन बोलते हैं, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, तो जो अपने व्हीकल्स हैं उनको बोलते हैं कि हाँ भाई गैसोलीन भरनी है, ऐसे वो गैस स्टेशंस पे चले जाते हैं, तो उसमें एंटी नोक कंपाउंड टेट्रा इथाइल लेड डाला जाता है। क्यों? क्योंकि सेल्फ इग्नाइट
आपका इंजन्स होते हैं कई व्हीकल्स में, वो क्या करते हैं कि भाई अगर मान लो इसमें हम ये ना मिलाएं, एंटी नोक एजेंट या कंपाउंड ना मिलाएं, तो उसमें ऑटोमेटिकली कभी भी आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। लेकिन हमने ये मिला दिया तो ये उस विस्फोट होने से बचाता है। कुछ प्रेशर लगता है, कुछ इग्निशन करते हैं हम अपने एंड से, तभी इंजन स्टार्ट होता है, अपने आप से नहीं होता। लेकिन जो गैस है, गैस में इतनी पावर है कि वो अपने आप से सेल्फ इग्नाइट कर सकता है किसी टेम्परेचर या प्रेशर पे। तो उससे बचाने के लिए TEL यूज किया जाता है, एंटी नोक कंपाउंड, जो कि सेल्फ इग्निशन होने से बचाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है एंटी नोक कंपाउंड। एक अविस्फोटक रोधी यौगिक। आज का हमारा बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन बोलता है जो क्यूरी पॉइंट है इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो, वो क्या होता है। अगर आपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा इसका। मैग्नेटिक कंपाउंड से रिलेटेड ये टर्म है। जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक नेचर होता है, लाइक आपका आयरन है, निकल है, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म, कंपाउंड को गर्म किया जाता है, तो वो अपना जो परमानेंट मैग्नेटिक नेचर है उसको छोड़ देता है और क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है, जिसका में मैग्नेटिक नेचर नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मेटल कैन रेडियोएक्टिव है, ये मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज के हमारे सारे क्वेश्चन इस क्विज के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आई अगेन रिकमेंड यू कि आप हम मेरी NCERT की सीरीज़ भी ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। सो टाइम को ऐसे मत सोचो कि हाँ भाई मेरा टाइम वेस्ट होगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्विज में हमारी कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।